डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म। देखिए, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस डाले थे वो इसी टर्म को समझने के लिए थे। पहले हमने सबसे शुरू में क्या देखा था, टर्म सिंबल्स देखे, माइक्रोस्टेट्स देखी, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में बात की। तो हमने शुरुआत में निकाला था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कार्बन लिया था। कार्बन का P2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में हमने टर्म्स निकाल के देखी। और एक्साइटेड, सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्साइटेड स्टेट की टर्म्स सिखाई थी, और फिर सेकंड वीडियो में मैंने ग्राउंड स्टेट की, मतलब कार्बन की ग्राउंड स्टेट और कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कौन कौन सी टर्म्स हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि जो हमने टर्म्स निकाली, फिर उसमें से जो 2-3 टर्म्स हमारी पिछली बार आपने देखा होगा लास्ट वीडियो अगर, तो उसमें हमने 3 टर्म्स हम निकाल के लाए थे, 3p, 1d और 1s। ठीक है, अब हम इन तीनों टर्म्स में से देखेंगे कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म है, यानी कि इन तीनों में से किस स्टेट की एनर्जी सबसे कम है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टर्म्स डिराइव्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव डिफरेंट एनर्जीज। जितनी भी टर्म्स हमने निकाली उन सब की अलग अलग एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स राइज टू 3 टर्म्स। 3 टर्म्स निकाली थी, 3p, ठीक है, और फिर निकाली हमने 1d, और फिर हमने निकाली 1s। ठीक है, अब ये जो तीनों टर्म्स हमने निकाली, इन तीनों में से कोई एक टर्म ऐसी है जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। इन तीनों टर्म्स की एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं। दीज 3 टर्म्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, दीज टर्म्स रिप्रेजेंट 3 स्टेट्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इनकी डिफरेंट एनर्जी क्यों है, क्योंकि इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो अलग अलग अमाउंट का है। मैंने आपको स्टार्टिंग में माइक्रोस्टेट्स बताई थी कि हम P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 15 माइक्रोस्टेट्स लिख सकते हैं, और उन सब की एनर्जी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो उन सबको फिर ग्रुपिंग की गई, फिर हमने उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में या स्टेट में डिवाइड किया था। तो वो सब तो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो आज तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो हम ये 3 टर्म्स, अलाउड टर्म्स जो हम निकाल के लाए थे, ठीक है, उनमें से जो लोएस्ट एनर्जी वाली टर्म होगी उसी को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म। तो वो कौन सी है और उसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो द ग्राउंड स्टेट टर्म, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, लोएस्ट एनर्जी कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग हुन्स रूल। तो हुन्स रूल को अप्लाई करके हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं। तो एक तो ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अगर पूछा जाए हुन्स रूल, तो वो हुन्स रूल मैंने यहाँ लिखी दी है, आप लिख सकते हैं वहाँ पर जाकर। या ऐसे भी हो सकता है कि 5-6 टर्म्स आपको दी हुई हो और पूछा जाए कि इसमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, तो वो सब इसके लिए हुन्स रूल हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो रूल था वो ये था कि अगर कोई गिवन कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन द ग्राउंड स्टेट टर्म इज दैट विच हैज़ हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर आपके पास 2-3 टर्म्स दे रखी हैं तो ग्राउंड स्टेट टर्म वो होगी जिसकी की हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो। ठीक है, और द ग्राउंड स्टेट देयरफॉर हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें हाईएस्ट, अगर उसकी हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी हुई तो जाहिर सी बात है उसमें हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसीलिए वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम होगा। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं एक ही बॉक्स में, एक ही ऑर्बिटल में, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है। ठीक है, और अगर मैंने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दिखा दिया तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो कम होगा। ठीक, तो जहाँ पर भी कम होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, वो स्टेबल स्टेट होगी। ठीक है, और यही बात इसमें लिखी, एंड दिस गिव राइज टू मिनिमम रिपल्शन। और क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ज़्यादा होता है वहाँ पर उनमें सबसे कम रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन है इसीलिए एनर्जी जो है सबसे कम होती है। तो फॉर एग्जाम्पल द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन इज 3p। तो हमने जो कार्बन के लिए निकाली थी वो ये 3 स्टेट्स निकाली थी। ठीक है, ये वाली 3 स्टेट्स, ठीक है, 3p, 1d और 1s।
अब कोई पूछे कि इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी, तो बस हम यहाँ पर तो बहुत ईजी है ढूंढना, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम वैल्यू देख लेंगे। ये बात तो मैंने आपको बताई है अब तक, अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम टर्म्स में कहाँ लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखी जाती है। तो ये 3p है, ये 1d हो गया और ये 1s हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ये वाली, जो ये नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये जो हाईएस्ट नंबर जिसका होगा, बस वही हमारी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो अलाउड टर्म्स थी वो ये तीनों टर्म्स अलाउड थी। हमने एक्चुअली काफ़ी सारी निकाली थी और फिर उसमें से हमने चेक किया था कि अलाउड टर्म्स कौन सी होंगी, ठीक। तो उसमें से जो है हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म निकल के आई वो आई 3p, ठीक। तो अगर आपके पास कुछ टर्म्स दे रखी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं और आपको उसमें से छांटने को आए, तब तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि जिसका भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी बस आप वो निकाल देंगे वहाँ पर, ठीक है। और अब ऐसा भी होगा, नेक्स्ट रूल में इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द टू स्टेट्स हैव द सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऐसा भी होगा कि बहुत सारी स्टेट्स दी हुई हों और उसमें से कुछ स्टेट्स में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो, तब हम क्या करेंगे, तो द स्टेट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल विल बी द ग्राउंड स्टेट। तब हम देखेंगे कि एल की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, कैपिटल एल की वैल्यू। तो फॉर D2 कन्फिग्रेशन, जैसे कि हम D2 कन्फिग्रेशन की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर आप, जैसे मैंने P2 के लिए आपको दिखाई थी अलाउड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप D2 कन्फिग्रेशन के लिए भी अलाउड टर्म्स निकाल सकते हैं। और उसकी अलाउड टर्म्स जो निकल के आती हैं वो ये निकल के आती हैं 3f, 3p, 1s, 1d और 1g। अब इन ये जो हमारे पास 5 टर्म्स निकल के आई हैं, इन 5 में से अगर आप देखें हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर अगर हम बात करें तो 3f 3p दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है। तो 3f एंड 3p बोथ हैव सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब हम डिसाइड करेंगे l की वैल्यू पर। और l की वैल्यू मैंने आपको कितनी बार बताई है, l की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती चली जाती है। तो अगर 0 है यानी तो हम उसके लिए लिखेंगे s, 1 के लिए लिखेंगे p, 2 के लिए d, 3 के लिए f और इसी तरह g, h, i ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं आगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर 3f और 3p निकल के आई हैं। तो देख रहे हैं f के लिए l की वैल्यू कितनी है 3 और p के लिए f की वैल्यू कितनी है 1। तो हाईएस्ट l किसके लिए हो गया, f के लिए, f के लिए हाईएस्ट वैल्यू हो गई l की। तो इसलिए 3f जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दोनों की सेम मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन 3f हैज़ हायर वैल्यू ऑफ l, इसीलिए जो है 3f जो हो गई वो ग्राउंड स्टेट हो गई। तो बेटा ये बात समझना, सबसे पहले आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है। अगर दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हुई तब फिर हमें L की वैल्यू चेक करनी है। जिसके लिए भी L की वैल्यू ज़्यादा होगी वही उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, कई बार ऐसा भी होगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है और L की वैल्यू भी सेम है, तब हम क्या करेंगे, तो फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटीज आर सेम एंड द वैल्यूज ऑफ L आर ऑल्सो सेम फॉर 2 एटॉमिक स्टेट्स, ठीक है। अगर दोनों स्टेट्स के लिए L की भी और 2s+1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू भी सेम है, तब हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा तब हम जाएंगे J की वैल्यू पर। Then the state having lowest J value will be of lowest energy if the subshell is less than half filled। तो हम जाएंगे J की वैल्यू पर। तो J की वैल्यू हम चेक कैसे करेंगे, अगर हमारा जो सबशेल है वो हुआ अगर हाफ फिल्ड, ठीक है, तब तो हम J की वैल्यू देखेंगे लोएस्ट वाली। J की जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगी उसमें से हम J की लोएस्ट वैल्यू देखेंगे और बस वही वहाँ से हम निकाल के लाएंगे कि वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म है या उस टर्म की लोएस्ट एनर्जी होगी। और सॉरी, ये लेस देन हाफ फिल्ड लिखना था मेरा मुझे, अगर हुआ लेस देन हाफ फिल्ड, ठीक है, तब तो होगी लोएस्ट J वैल्यू। और अगर हुआ मोर देन हाफ फिल्ड यानी हाफ फिल्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, तब हम J की हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, फिलहाल के तो ये सिर्फ याद करने के लिए है। और अगर हमारा ऑर्बिटल हुआ यानी सबशेल हुआ हमारा हाफ फिल्ड, तब जो होता है वहाँ पर J की वैल्यू जो है वो S के इक्वल होती है। ये सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, आपको 2-3 रूल्स याद करने हैं। सबसे पहले हमें देखना है 2s+1 हम L कैसे लिखते हैं, अगर हम टर्म सिंबल लिखेंगे किसी का तो हम इसी तरह से तो लिखते हैं ना, ये यहाँ पर आ जाता है 2s+1, ये हमारा होता है टर्म सिंबल, ठीक है।
इसी टर्म सिंबल में अगर हमें दो तीन टर्म्स दे रखी हैं, दो तीन टर्म सिंबल्स दे रखे हैं, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट टर्म। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये 2s+1 की वैल्यू, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। जिसकी भी हाईएस्ट होगी वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हुई तो हम देखेंगे इस L की वैल्यू कि L की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है। और अगर L और ये 2s+1 सेम हुआ तब हम जाएंगे J की वैल्यू पर। और J की वैल्यू पर हम कैसे जाएंगे, तो हम देखेंगे अपना जो भी हमारा सबशेल है कि क्या वो लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। अगर लेस देन हाफ फिल्ड हुआ तब हम J की वैल्यू लोएस्ट वाली ले लेंगे, वो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकल के आएगा। और अगर हुआ मोर देन हाफ फिल्ड तो हम हाईएस्ट वैल्यू देख लेंगे। और अगर हुआ हाफ फिल्ड तो J की वैल्यू हमेशा S के इक्वल निकलती है। ठीक, तो बस ये तीन रूल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये इसमें दिखाया है कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी हो या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले इसमें लिया हुआ है P2 कॉन्फ़िगरेशन। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या करना है, अब आपको निकालना कैसे, ये तो अभी जो रूल्स हमने देखे वो रूल्स थे कि अगर हमारे पास दो तीन टर्म्स हो तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में तो ऐसे ही आना है कि आपको कैलकुलेट करनी है ग्राउंड स्टेट टर्म या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो या तो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ होगा या आपको कोई एटम दिया होगा, कोई आयन दिया हुआ होगा, तो कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम कैसे निकालते हैं। तो सपोज आपको P2 कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म और उसका टर्म सिंबल निकालना है। तो आपने क्या करना है बेटा, जो ये P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो जो इसकी मोस्ट स्टेबल माइक्रोस्टेट जो हम नॉर्मली लिखते आए हैं, हम अब तक P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको कहूँ कि P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये बॉक्सेस बना के यानी ऑर्बिटल्स बना के इनकी इसको भरना है। मतलब P में हमें दो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं P सबशेल में, तो हम कैसे भरते आए हैं अब तक, हम नॉर्मली ऐसे ही तो भरते आए हैं। तो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आप अब तक भरते आए हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसमें भरेंगे, पूरा सबशेल बनाएंगे ऑर्बिटल्स में जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स भरते आए बिल्कुल वैसे ही जो हम नॉर्मली करते आए हैं अब तक। तो हमने P2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखा दिया। फिर आप क्या करेंगे, ये ml की वैल्यू लिखेंगे। पहले बॉक्स के ऊपर आपको +1 फिर 0 ये -1, ये क्यों लिखना है ये सब मैंने आपको पहले समझा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल l की वैल्यू आपकी 1 है, क्योंकि यहाँ पर P सबशेल हमने ले रखा है, इसलिए स्मॉल m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, -l से लेके +l हम लिखते हैं। तो बस वही वैल्यू हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपने सिंपल इतना करना है कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, फिर आपने ml की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, पहले के लिए +1 फिर 0 फिर -1। फिर आप निकालेंगे कैपिटल L की वैल्यू, यानी हमें अगर टर्म सिंबल निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टर्म सिंबल ये लिखते हैं 2s+1। तो ये जो L है ना, इसकी वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो L की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा ml करके। इस सिग्मा का क्या मतलब है, जो भी ml की वैल्यू है उनको हमें प्लस करना है। अब कौन सी ml की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, जिनमें भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल हुआ होता है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो दो इलेक्ट्रॉन हो, तो बस उसके लिए आपको m की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और उन m की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। तो ये सिग्मा का मतलब है जितनी भी ml की वैल्यू है सबको प्लस करना। तो अब क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन किस वाले बॉक्स में, जिसके ऊपर +1 लिखा है, तो हमने यहाँ +1 लिख दिया। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 लिखा है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया और दोनों को प्लस किया, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। अब इस 1 से L की वैल्यू से हम स्टेट निकालेंगे। कैसे, अभी अभी जो मैंने आपको बताया था कि L की वैल्यू 0 1 2 3 जो भी आपको निकल के आती है, तो अगर 0 निकल के आई तो आप S स्टेट लिखेंगे, 1 निकल के आई तो P, 2 निकल के आई तो D, 3 निकल के आई तो F, ऐसे ही लिखेंगे GHI, आगे भी चला जाएगा। तो हमारे पास L की वैल्यू क्योंकि 1 निकल के आई, तो 1 के लिए देख रहे हैं आप L की स्टेट कौन सी निकल के आती है, P। तो हमने 1 से निकाला कि यहाँ पर P स्टेट निकलेगी। अब हमें क्या करना है, L की वैल्यू तो हमारी यहाँ निकल गई। अब हम निकालेंगे इस 2s+1 की वैल्यू। अब ये 2s+1 निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल S की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ कैपिटल S रखा और कैपिटल S की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने क्या करना है, हाफ लिखना है, 1/2, ठीक है। और ये जो एरो मैंने ये इलेक्ट्रॉन से तो दिखा रखे हैं, तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखाया है ऐसे, अगर आपने दिखा रखा है ऐसे, तो आप इसके लिए लिखेंगे +½
और अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है ऐसे तो आप इसके लिए लिखेंगे -12। तो यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपर हेडेड होते ही हैं, वैसे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन को तो हम इसी तरह से दिखाते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आपने +12 लिखा और दोनों को आप प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कैपिटल एस की वैल्यू या तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉन जिस भी क्लॉकवाइज दिखा रखे हैं या एंटी क्लॉकवाइज उसी हिसाब से उनके लिए +12 और -12 लिखेंगे, या फिर इसका एक और तरीका है सबसे इजी कि s की वैल्यू होती है हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसी कन्फिग्रेशन के लिए मैं लिखूं हाफ और मल्टीप्लाई बाय कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, चाहे आप सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए हाफ लिखेंगे। अगर वो ऊपर की साइड दिखाएं अपर हेडेड एरो है तो +12 और लोअर हेडेड एरो होंगे तो -12। ठीक है, और उन सबको आप प्लस कर देंगे, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर s की वैल्यू निकल के आ गई 1। तो जब हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी तो हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कि 2s + 1 से हम शो करते हैं वो निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख तो एज इट इज़ है, s की वैल्यू हमारी 1 निकल के आई, वही 1 हमने यहाँ रख दिया, तो 2 × 1 + 1, तो आंसर आ गया हमारा 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी 3 निकल के आई। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म लिख सकते हैं। टर्म मैंने आपको बताई थी, जो हम विदाउट जे की वैल्यू लिखते हैं उसको हम टर्म कहते हैं, और जब हम जे की वैल्यू इंक्लूड कर देंगे तो हम उसे टर्म सिंबल बोलते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने ऊपर लिखी और स्टेट जो थी हमारी पी निकल के आई, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म निकल के आई। अब हमें जे की वैल्यू निकालनी है। अगर आपसे ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी जाए तो आप बस यहीं तक निकाल कर छोड़ देंगे। अगर आपसे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा जाए तब आप फिर जे की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जे की वैल्यू मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हम L + S से लेके L - S तक लिखते हैं। ठीक है, L + S क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। S की वैल्यू क्या निकल के आई, वो भी 1 निकल के आई, तो हमने यहाँ भी 1 लिखा। तो 1 + 1 से लेके हम 1 - 1 तक चलते हैं, ये तो मैं आपको पिछले दोनों वीडियोस में बताती आ रही हूँ। तो 1 + 1 हमारा 2 होता है, 1 - 1 हमारा 0 होता है। तो 2 से लेके 0 तक चलना है, बस हमें 1 यूनिट माइनस करते जाना है। तो 2 में से हमने 1 माइनस किया, 1 आया, 1 में से फिर हम 1 माइनस करेंगे, 0 आएगा। अब 0 में से हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारी लोएस्ट वैल्यू थी वो 1 - 1 थी। मॉड्यूलस साइन इसीलिए लगाया है क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। 0 में से अगर आप -1 करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी होती, हमें सिर्फ लोएस्ट वैल्यू तक चलना है। तो जो भी लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर दे रखी, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू तक चलना होता है सिर्फ -1 यूनिट करके। तो 2 1 0 हमारे पास 3 जे वैल्यू आ गई। अब इस 3 में से कौन सी हमें, तो क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल लिखना है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी, तो हमें इन तीनों में से वो वैल्यू लिखनी है जे की जो कि हमें लोएस्ट एनर्जी टर्म सिंबल देगी। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, ये जो तीसरा वाला रूल था वही हमें यहाँ पर चेक करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो सबशेल है वो कैसा है, क्या वो हाफ फिल्ड है, क्या वो मोर देन हाफ फिल्ड है, या वो लेस देन हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा जो P2 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, देखिए P2 यानी P सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में मैक्सिमम होते हैं 6, तो हाफ फिल्ड कितना हो जाएगा, 6 का हाफ यानी 3, तो हाफ फिल्ड होता है 3, यानी ये जो P सबशेल मैंने यहाँ बनाया हुआ है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तब ये हाफ फिल्ड होगा, लेकिन इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हाफ फिल्ड से कम है। तो ये क्या हो गया, P सबशेल यहाँ पर लेस देन हाफ फिल्ड हो गया। और अगर लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो J की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, J की सबसे कम वैल्यू। जब लेस देन होता है तो J की कम वैल्यू, ठीक है, यानी जब कम इलेक्ट्रॉन तो कम वैल्यू, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा वैल्यू। तो लेस देन हाफ फिल्ड, तो इसलिए J की कम वैल्यू, J की हाईएस्ट वैल्यू है 2 और J की लोएस्ट वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पर J = 0 लिखेंगे। तो ये 3p0 ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकल के आ जाएगा P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ईजी है, आपने सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है, नॉर्मली जो आप लिखते चले आए हैं अभी तक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स के अंदर या सब शेल के अंदर, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद ml की वैल्यू उसके ऊपर पुट करेंगे, ml की वैल्यू को प्लस करेंगे, तो जिनमें भी जो जो इलेक्ट्रॉन्स जिन जिन ऑर्बिटल्स में लिखे हैं और उन ऑर्बिटल्स के लिए ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई है बस उनको आपको प्लस करना है। L की वैल्यू से हम स्टेट निकालेंगे, फिर कैपिटल S की वैल्यू निकाल देंगे और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, और बस इस तरह से हम J की वैल्यू निकाल कर
सिर्फ हमें यहाँ पर पुट कर देनी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करेंगे, डी सबशेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो हमने पूरा डी सबशेल बनाया, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डालेंगे, दूसरा यहाँ। ml की वैल्यू लिखेंगे, डी के लिए क्या हो जाएगी, डी के लिए +2 +1 0 -1 -2 होती है। ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्मॉल एल मैं बोलूँ, स्मॉल एल क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो उसके लिए वैल्यू निकल के आती है 2। और इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, तो आप क्या करते थे, -L2 + L, यही तो लिखते थे। ये हमारे क्वांटम नंबर से आई है वैल्यू। तो हमारी -2 -1 0 +1 +2 हो जाती है m की वैल्यू। तो बस वही वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, बस स्टार्टिंग यहाँ +2 से किया हुआ है, ठीक है। +2 फिर +1 0 -1 -2 सबके लिए लिख देनी है आपने। इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, कैपिटल L की वैल्यू निकाली सिग्मा ml करके, यानी जिन जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर डिजिट लिखी हुई देख ली, यानी जो ml की वैल्यू थी, ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए +2 है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, तो दोनों को आपको प्लस करना है। तो यही हमने यहाँ कर रखा है, 2 + 1 = 3। और 3 के लिए L की वैल्यू फिर वही 0 1 2 3, तो ये S, ये P, ये D और ये F। 3 के लिए क्या निकल के आई, स्टेट F, तो वही F स्टेट हमने यहाँ पर लिख दी। फिर S की वैल्यू वही हाफ प्लस हाफ, दोनों ही क्लॉकवाइज हमने मान रखे हैं, तो इसलिए +½ और 1 निकल के आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फिर से S की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट करनी है और आपने ये वैल्यू निकालनी है। तो स्टेट जो ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी वो 3f हम लिखेंगे इसको। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऊपर लिखी, स्टेट यहाँ पर लिख दी। फिर L+S से लेकर L-S। L+S, L की वैल्यू कितनी है हमारी, L की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 3, ठीक। और S की वैल्यू कितनी है, अब देखो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे ना जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है ना 3, उसी को यहाँ रख देते हैं। तो ये मत कीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल S की वैल्यू रखनी है, यानी ये वाली वैल्यू आपको रखनी है, तो वो है 1। तो 3 + 1 से लेके हम 3 - 1 तक चलेंगे। तो 3 + 1 कितना होता है 4, और 3 - 1 कितना होता है 2। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, और 2 में से अब 1 माइनस नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि जो लोएस्ट वैल्यू है बस हमें वहीं तक चलना होता है। तो 4 3 2 हो जाएगी बस ये। अब फिर से वही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास J की 3 वैल्यूज निकल के आई हैं, तो अब हम देखेंगे कि J की कौन सी वैल्यू हम टर्म सिंबल के लिए यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना है कि हमारा सबशेल कैसा है, हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है, या मोर देन हाफ फिल्ड है। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 10, और हाफ फिल्ड कब हो जाएगा, जब इसके आधे इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी D5। या डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हाफ फिल्ड होगा। लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये लेस देन हाफ फिल्ड हुआ। तो जब डी सबशेल लेस देन हाफ फिल्ड है तो हम J की लोअर वाली वैल्यू लेंगे। तो जो J की लोअर वैल्यू क्या थी 2, तो जो लोएस्ट वैल्यू थी वो हमने यहाँ रखी, और हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकल के आ गया 3f2, ठीक है। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालना सीखा। अब अगर कोई आयन दिया हुआ हो तब हम कैसे निकालेंगे, तो किसी आयन के लिए, जैसे निकिल +2 आयन दे रखा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले। निकिल +2 का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 ही तो होता है। देखिए निकिल के लिए अगर मैं लिखूं, आउटर मोस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वाले जितने भी सबशेल्स होंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, वो सब फिल्ड हैं। फिल्ड ऑर्बिटल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम उसको लिखते भी नहीं। तो निकिल का अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो 3d8 4s2 होता है। हम बोल रहे हैं निकिल +2, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे नहीं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो क्या बचा 3d8, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3d8 लिखा। तो अगर कोई आयन दिया हो, कोई एटम दिया हो, तो सिर्फ आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। और उसमें भी जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे उनको हटा देना है, जो इनकम्प्लीट होंगे बस उनको हमें यहाँ पर लिखना है। तो निकिल के लिए बस हम लिख रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर निकिल आयन है क्योंकि ये, तो इसलिए हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कम कर दिए और 3d8, और इसको नॉर्मली फिल करेंगे। 3d8 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाने जाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, देखिए इसके हमने ये डी सबशेल है, अब इसमें हम ऑर्बिटल बना देंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, फिर सिक्स्थ यहाँ, सेवन्थ यहाँ और 8th यहाँ। 3d8 यानी डी में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से हमें सिर्फ, तो यही तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और बस सबके लिए m की वैल्यू लिख दी, हर ऑर्बिटल के ऊपर +2,
मतलब +1 0 -1 -2 इस तरह से लिखा। और L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इन ML की वैल्यू को प्लस करना है। तो देखिए अब क्या कर रखा है, पहले ऑर्बिटल में जिसके ऊपर +2 लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 बार 2 + 2 लिखा हुआ है, यानी ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 होगा, इसीलिए हमने 2 बार +1 लिखा है। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। फिर हम आ जाएं 0 पे। देखो मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 को ऐड भी कर लेंगे तो भी 0 होगा, तो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती 0 की, तो वो तो 0 ही देता है, ठीक है। फिर ये वाला इस वाले बॉक्स में जाएंगे, इस वाले बॉक्स में ऊपर लिखा है -1, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने सिर्फ -1 लिख के छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ हम एक ही बार -2 लिखेंगे। सपोज अगर इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, यहाँ पर ये यहाँ मैं बना दूँ 2, तो हम -1 लिखते, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं तो हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस करके आंसर हमारा आ जाएगा 3। क्यों, कैसे, ये +2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 + 1 = 3। 3 से अभी हमने निकाला था F स्टेट निकल के आती है। अब देखिए S की वैल्यू, S की वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ +½ लिखा है। क्यों, ऐसा क्यों किया है, देखिए अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉक्स की मैं बात करूं, इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो अपर हेडेड एरो दिखा रखा है उस इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन लोअर हेडेड एरो दिखा रखा है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, -½ तो +½ और -½ तो 0 हो जाएंगे, तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा वैल्यू S की, इसके लिए भी 0 हो जाएगी, इसके लिए भी 0, यानी कि जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए कैपिटल S की वैल्यू तो 0 ही निकलेगी, तो उनको मैंने नहीं लिखा इसीलिए। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ हमें उनको चेक करना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ यही दोनों है, -1 और -2 में जो रखे हुए हैं वही तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही अपर हेडेड है, इसलिए +½ लिखा और आंसर आ गया 1। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा कन्फिग्रेशन था सपोज, ठीक है। S की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताई, ½ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने इसी के लिए लिखा ½ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, खाली 2 ही तो हैं, तो बस मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला रख लीजिए, चाहे आप इस तरह से निकाल के देख लीजिए, कैसे भी करके देखेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को के लिए स्पेशली मैंने लिखा नहीं है +½ -½ -½ क्योंकि वो तो 0 ही हो जाना है, तो इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ, मतलब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए और उनके लिए ½ लिखिए, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली, हमारी 3 निकल के आई, तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगी, 3f। फिर से हम L+S से लेके L-S चलेंगे। अच्छा, L+S, तो L की वैल्यू क्या थी 3, S की वैल्यू क्या है 1, तो 3 + 1 से लेके 3 - 1 4 3 2 हमने कर लिया। फिर से अब क्या चेक करना है हमें, अब हमें J की वैल्यू के लिए देखना है हमारा सबशेल कैसा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैक्सिमम होते हैं D में 8, D में 10, हाफ फिल्ड कब हो जाएगा 5, यहाँ पर कितने हैं 8, यानी हाफ फिल्ड से ज्यादा है, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दिख भी रहा है आपको 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मोर देन हाफ फिल्ड। जब वो मोर देन हाफ फिल्ड होगा तो J की ज्यादा वाली वैल्यू मोर देन हाफ फिल्ड, इसलिए हम J की हाईएस्ट वैल्यू लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 वाली वैल्यू को लिखेंगे, तब हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो होगा 3f4 निकल के आएगा। तो J की वैल्यू के लिए आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आपका जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है। तो अगर वो लेस देन हाफ फिल्ड है तो J की कम वैल्यू, मोर देन हाफ फिल्ड है तो J की ज्यादा वाली वैल्यू से स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकल के आएगा। अब देखिए कोई एटम अगर आपको दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे, एटम के लिए भी वही करना है जैसे नाइट्रोजन एटम दे रखा है। अब नाइट्रोजन एटम है तो आपको कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कन्फिग्रेशन दिया हुआ हो, आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 होता है। इस 1s2 और 2s2 से तो हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है, हमारे पास है सिर्फ 2p3, तो बस 2p3 के लिए हमें ये बॉक्सेस जो हैं भर के दिखाने हैं, ठीक है। तो 2p3 में हमने p सबशेल बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ऊपर ml की वैल्यू लिख दी।
एल की वैल्यू के लिए सारी सिग्मा ml कर लिए, तो +1 फिर 0 फिर -1 हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दी। एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए -1। तो आंसर हमारा 0 निकल के आएगा। जब भी हमारा सबशेल हाफ फिल्ड होगा ना बेटा, तो एल की वैल्यू तो हमेशा ही 0 निकल के आएगी। वो तो आप कभी भी चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्लस की वैल्यू होंगी उतनी माइनस की वैल्यू होंगी, वो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो फुल फिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, हमेशा 0 निकल के आएगा आंसर, और वो हमेशा एस स्टेट ही आपको दिखाएगा। एल की वैल्यू 0 होती है तो एस स्टेट होती है। अब एस की वैल्यू निकालेंगे, तो तीनों ही इलेक्ट्रॉन अपर हेडेड है, तो इसलिए +½ किया हमने इज इक्वल टू 3/2, या फिर हमारा जो फॉर्मूला था हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी भी आपका आंसर 3/2 ही आएगा। ठीक है, फिर आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली, एस की वैल्यू 3/2 रखी, यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो ग्राउंड स्टेट टर्म 4s निकल के आई। और अब J की वैल्यू लिखेंगे, तो L की वैल्यू तो हमारी 0 निकली थी, S की वैल्यू 3/2, तो हमारी J की वैल्यू वही निकल के आएगी जो S की वैल्यू होती है। तो जब हमारा सबशेल हाफ फिल्ड होता है तो J इज इक्वल टू S होता है। ठीक है, ये तो चाहे आप याद भी कर सकते हैं और चाहे आप कैलकुलेट भी करके देख लीजिए, तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में हमारे पास जब एक ही वैल्यू निकल के आई तो हम वही रखेंगे बस, तो 4s 3/2 हो जाएगी नाइट्रोजन एटम के लिए। तो ऐसे आप किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं, बस उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए आपको, और वो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही आपको देखना है, और उसमें भी ये चेक करना है कि कौन सा सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, उसको तो आप स्किप कर दीजिए। जो सबशेल आपका इनकम्प्लीट हो, बस सिर्फ उसी सबशेल के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, और बस फिर नॉर्मली आपको जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म हम कैसे निकालेंगे। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है हाई स्पिन D5, तो सबसे पहले तो हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमें पता है वहां पर स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल्स की। नीचे हम कौन सा ग्रुप लिखते थे, T2G ग्रुप, ऊपर हम कौन सा ग्रुप लिखते थे, EG ग्रुप। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर आप पढ़ते आए हैं अभी तक और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे कि हम वहाँ पर स्प्लिटिंग शो करेंगे। और हाई स्पिन D5 यानी हमें 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करने हैं, और हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, ये भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हाई, मैंने आपको ये बताया था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी वो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ इस केस में पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जो ये यहाँ पर ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है इसकी वैल्यू जो है कम होती है। तो यहाँ ये हाई स्पिन का मतलब हाई ऊपर जाएगा वो। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको वैल्यूज वैसे ही रखनी है जैसे आप अब तक रखते आए हैं। इसके लिए +2 +1 0 फिर -1 फिर -2। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा कि पहले आपको क्या लिखना है। +2 से शुरू करेंगे और यहाँ पर ऐसे पहुँचेंगे। फिर एल की वैल्यू वही कि हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने उसकी वैल्यू, इस वाले पहले वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +2 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ +2 लिख दिया। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है तो +1 लिखा, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है तो यहाँ पर 0 लिखा, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसके लिए -1 है तो फिर -1 लिखा, पांचवें के लिए -2 है, और ये हमारा हो जाएगी एस स्टेट। ठीक है, हाई स्पिन D5 सभी में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक तरीके से कह लीजिए ये हाफ फील्ड तरह से समझ सकते हैं हम इसको, तो ये एस स्टेट यहाँ पर निकल के आई। अब इसके लिए एस की वैल्यू जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सभी के लिए हाफ 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 हो जाएगी 5/2, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो फिर 5/2 ही निकल के आया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने निकाली 2 × 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 + 1 6, तो जो ग्राउंड स्टेट टर्म निकल के आएगी वो इसकी 6s निकल के आएगी। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो हाई स्पिन और लो स्पिन पे ध्यान देना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसकी ये भी दिखाना है कि कौन सा ग्रुप नीचे जाए, T2G ग्रुप नीचे जाता है, EG ग्रुप ऊपर जाता है। हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होती यहाँ पर। तो हाई स्पिन के लिए हम इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन हमेशा हम ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, और बस फिर नॉर्मली जैसे हम निकालते चले आए हैं अब तक वैसे ही निकालेंगे। लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हमारे पास होता लो स्पिन D5, तो लो स्पिन D5 को हम कैसे दिखा सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा। लो मतलब नीचे, हाई मतलब ऊपर, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो +2 वाले में जाएगा और फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन +1 वाले में जाएगा। तो इस तरह से हम लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन को दिखाएंगे और फिर इसके लिए एल की वैल्यू निकालेंगे।
तो पहले बॉक्स में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए हमें +2 लिखना है। तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए +2 लिखा। फिर नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए हमें +1 लिखना है, तो फिर हमने +1 लिखा। और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए चाहे आप 0 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। अब 6 से हमारी कौन सी स्टेट निकल के आई? तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 तक हम पहुंच गए। हमें कैसे करना है, S P D F G H I, ठीक है। अगर 7 होता तो हम J नहीं लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। कभी भी 7 आ जाए तो J नहीं लिखते हैं, क्योंकि J से ना फिर वो जो हम यहाँ पर जो लिखते थे ना, ये 2s+1 L और ये वाला J, इस J से ये J कंफ्यूज करता है, तो इसलिए हमने J को स्किप कर रखा है। तो J के बाद क्या आता है, K। तो यहाँ पर हम J ना लिखकर फिर K लिखेंगे, फिर K L M N ऐसे होता है। इतना लंबा आता नहीं है, खैर तो ये तो यहीं तक आएगा, मतलब आ सकता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, कैपिटल J नहीं लिखते हैं हम कभी भी, J की जगह J को स्किप करते हैं, J की जगह फिर हम K लिख देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आई, 6। L की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आई, तो उसके लिए स्टेट क्या हो गई, उसके लिए स्टेट हो गई I। तो वही I स्टेट हमने यहाँ पर लिख दी। और S की वैल्यू देख रहे हैं, हाफ लिखी है मैंने, क्यों? क्योंकि एक तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने दिख रहे हैं, एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम हाफ कर सकते हैं। या फिर अगर मैं ऐसे करती, देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो पहले के लिए +½ होगी तो दूसरे के लिए -½ होगी, तो 0 हो जाएगी। इसके लिए +½ होगी 0 और -½ होगी तो 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर खाली S की वैल्यू +½ लिखी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, 2 × 1/2 +1, आंसर आएगा 2। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या निकल के आ जाएगी, 2I। तो इस तरह से आपके पास अगर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, कोई एटम दे रखा हो, कोई लो स्पिन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस करके दे रखा हो, तो सिंपल आपको जैसे आप भरते आए हैं, क्योंकि ये जो हम माइक्रोस्टेट यहाँ पर शो कर रहे हैं, अभी तक हमने ये जो माइक्रोस्टेट आपके सामने दी, ये मोस्ट स्टेबल माइक्रोस्टेट होती है, तो इनकी अपने आप में लोएस्ट एनर्जी होती है। तो इसीलिए इनकी जो टर्म निकल के आएंगी वो हम ग्राउंड स्टेट टर्म, या जो टर्म सिंबल निकल के आएंगे उनको हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बोल देते हैं। लोएस्ट एनर्जी वाले होते हैं ये। तो या तो आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, तो कैलकुलेशन भी मैंने आपको सिखा दी है, या फिर आपके पास 2-3 टर्म्स दे रखी होंगी या 4-5 टर्म्स दे रखी होंगी, उसमें से आपको छांटनी होगी। तो अगर आपको ढूंढनी है तो सबसे पहले आप हुंस रूल को चेक करेंगे। हुंस रूल में सबसे पहले आप देखेंगे हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसकी भी होगी वो लोएस्ट होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो आप देखेंगे कैपिटल L की वैल्यू, अगर ये भी सेम हुई तो आप जाएंगे J की वैल्यू पर, और तब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटल है या सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है, या मोर देन हाफ फिल्ड है। तो उसी हिसाब से हम J की वैल्यू को रख लेते हैं। तो फाइनली जो आपके सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म है वो ये था। ठीक है, अभी तक जो मैंने इससे पहले जो दोनों वीडियोस में डिस्कस किया कि इन तक हम पहुंचते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमने जैसे कार्बन का ही देखा था। सबसे पहले कार्बन की एक्साइटेड स्टेट टर्म में देखा कितनी हमारी टर्म्स निकली, फिर उस एक्साइटेड स्टेट टर्म्स सारी अलाउड नहीं होती हैं, तो फिर हमने कार्बन की ग्राउंड स्टेट में जाकर देखा कि कौन सी अलाउड स्टेट टर्म थी। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट थी उसमें जो हमारी 3 अलाउड स्टेट्स आई थी, या 3 अलाउड टर्म्स जो आई थी, फिर उन तीनों में से हमें चेक करना था कि उन तीनों में से किसकी एनर्जी सबसे कम है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, और यही सब हम कैसे निकालते हैं वो सब हमने आज डिस्कस किया है। तो अगर लिखने को आ जाए तो भी आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, और कैलकुलेट करने को आ जाए तब भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो आज यहाँ पर ये जो थर्ड पार्ट आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म का, बस यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म खत्म हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।